हेलो डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी साइंस। तो बच्चे लोग कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो बच्चे लोग हमने पार्ट 1 में पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। इसमें हमने इंट्रोडक्शन और कुछ हार्ट्स के बारे में, अपनी पल्स रेट के बारे में पढ़ चुका था। ठीक है कि किस तरह से ये वर्क करता है, क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है, जल्दी से आप उसे चेकआउट करो और एक बार उसे रिवाइज करो। ठीक है, तो आज के हमारे इसमें नए टॉपिक रहेंगे एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। तो ये दो टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे इसमें। तो चलिए आते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक में, एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स में। Recall how carbon dioxide is removed as waste from the body through the lungs during exhalation। अब देखो, हमने ऊपर ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था, हमने हार्ट की प्रोसेस पढ़ी थी, किस तरह से ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, एक बार आप उस चीज को फिर से रिकॉल करो, याद करो कि कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारी हार्ट में या फिर लंग्स में जाता है तो किस तरह से वो रिमूव्ड होता है। ठीक है, और ये भी रिकॉल करो कि जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड रहते हैं, जो पचता नहीं है, वो किस तरह से रिमूव होता है इजेशन में। ठीक है, लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। आपको ये तो पता है कि अनडाइजेस्टेड फूड किस तरह से रिमूव होता है, पर लेकिन जो और वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारी बॉडी में, वो उसके बारे में भी बताइए कि किस तरह से वो रिमूव होता है। ठीक है, इसमें हम यही चीज पढ़ेंगे आगे। You may wonder where these unwanted materials come from। और आपको यहाँ जान के हैरानी होगी कि आखिर इतना unwanted material आता कहाँ से है। When our cell perform their functions, certain waste product आर रिलीज्ड। अब हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जो ये काम करते रहते हैं, इनका फंक्शंस होता है। ठीक है, अब जब हमारे अंदर ऑक्सीजन या फिर कोई भी फूड जाएगा तो वो क्या करेगा, अपने सेल्स में डालेगा और वो काम करने लग जाएगा। बाकी जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा उसको वो रिलीज करता रहेगा। दीज आर टॉक्सिक एंड हैंस नीड टू रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो यही जो टॉक्सिक चीजें रहती है जो हमारी बॉडी को खपती नहीं है, यही चीज हमारी बॉडी से रिमूव्ड होती है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना कि एक्सक्रिएशन किसको कहते हैं। एक्सक्रिएशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारी वेस्ट मटेरियल को, जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में रहता है, उसको वो रिमूव करता है हमारे सेल से। ठीक है, ये चीज कहाँ होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन कहते हैं। और जो ये एक्सक्रिएशन पार्ट होता है वो कहाँ पे होता है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम में। तो ये 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है, इसको याद रखना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो ह्यूमंस की बॉडी में वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट रहता है वो किस तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिमूव्ड होता है। द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी। हाउ कैन दिस बी डन। जो ह्यूमन की बॉडी में वेस्ट प्रेजेंट रहता है वो ब्लड के थ्रू रिमूव होता रहता है। ठीक है, पर लेकिन ये होता कैसे, आखिर इसका प्रोसेस क्या है। A mechanism to filter the blood is required. This is done by the blood capillaries in the kidney। एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोसेस होता है कि जो हमारी ब्लड को फिल्टर करता रहता है। ठीक है, मतलब जो हम चीज़ खाएंगे या फिर हम इनटेक करते रहेंगे, कोई भी चीज़ होगी, वो आधी हमारी बॉडी को लगेगा, बाकी जो वो वेस्ट मटेरियल निकालेगा वो फिल्टर करेगा। ठीक है, फिल्टर कहाँ से करेगा, एक ब्लड कैपिलरीज होती है किडनी में। When the blood reaches the two kidneys, it contain both useful and harmful substance। जब ये चीजें हमारी ब्लड के थ्रू किडनी में जाती है तो ये दो चीज कंटेन करता है, एक यूजफुल होता है, एक हार्मफुल सब्सटेंस को करता है। ठीक है, द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। अब ऑब्वियसली जो आपका यूजफुल चीजें होंगी, यूजफुल सब्सटेंस होगा, वो एब्जॉर्ब कर देगा आपकी ब्लड में। ठीक है, वो आपकी ब्लड में रहने देगा। द वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। और जो आपका वेस्ट होगा वो पूरे अच्छे से डिजॉल्व कर देगा, एक लिक्विड फॉर्म में, एक सॉलिड फॉर्म में। ठीक है,
वो वाटर की फॉर्म में पूरा डिसॉल्व करेगा और यूरिन से उसको आउट करेगा। फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ट्यूब लाइक यूरिटर्स। जो हमारा ब्लड होता है जो किडनी में जाता है, किडनी के थ्रू वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम यूरिटर्स कहते हैं, उसके थ्रू वो बाहर निकाल देता है। जैसे कि आपको यहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे देखो ये किडनी होती है, ठीक है, ये यूरिटर होता है, एक बहुत पतली सी आपको वायर जैसी को दिखाई दे रही है, और यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है, और यहाँ से आपका पूरा वेस्ट मटेरियल आउट होता है। It is stored in the bladder and is passed out through the urinary opening at the end of a muscular tube called यूरिथ्रा। वेस्ट मटेरियल रहता है वहां पे एक जगह स्टोर कर देगा एक ब्लैडर में, ठीक है, उसके बाद वो पास थ्रू करेगा यूरिनरी में। जब वो ओपनिंग होगा तो वो एंड में जाएगा मस्कुलर ट्यूब में, जो आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे मस्कुलर ट्यूब है जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाएगा ये, जैसे कि आपको फिगर 11.6 में दिया गया है ऊपर। द किडनी यूरिटर्स ब्लैडर एंड यूरिथ्रा फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जो आपने किडनी पढ़ी है, यूरिटर्स पढ़ा, ब्लैडर पढ़ा और यूरिथ्रा पढ़ा, ये सब क्या होते हैं, एक फॉर्म होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, जो आपके वेस्ट मटेरियल को आपकी बॉडी से बाहर निकालेगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। An adult human being normally passes about 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours। जो adult human beings रहते हैं उनका 24 आवर में 1 से 1.8 लीटर का यूरिन पास आउट होता है उनकी बॉडी से। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्टेड प्रोडक्ट्स। अब ऐसे तो नहीं है जो आपका सिर्फ लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में ही बाहर होगा, जो आप पियोगे बस वही बाहर होगा, ऐसा नहीं है। जो यूरिन होता है उसमें 95% वाटर प्रेजेंट होता है, 2.5 यूरिया होता है और 2.5 आपका अदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो आप लेते हो। ठीक है, We have all experienced that we sweat on a hot summer day। अब देखो आपने समर डे में एक्सपीरियंस करा होगा कि आपको पसीना बहुत आता होगा। ठीक है, द स्वेट कंटेन वाटर एंड सॉल्ट। जो स्वेट निकलता है हमारी बॉडी से उसमें क्या होता है, पहली बात तो वाटर होती है और सॉल्ट होता है, ये दो चीजें स्वेट में कंटेन करता है। भूजो हैज सीन दैट sometime in summer white patches are formed on our clothes, especially in area like underarms। These marks are left by salts present in the sweat। अब भूजो कह रहा है कि समर डे में क्या होता है, कभी कभी हमारी क्लोथ में व्हाइट पैचेस पड़ जाते हैं। ठीक है, आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा ऑब्वियसली, और स्पेशली कहाँ, अंडर आर्म्स में पड़ते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, जो स्वेट निकलता है स्वेट में रहता है सॉल्ट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये चीज अब क्या काम करती है हम आगे पढ़ेंगे। डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन। जो ये स्वेट रहता है क्या इसका कोई और फंक्शन रहता है कि आखिर हमारी बॉडी से क्यों निकलता है, क्यों ये क्लोथ्स में व्हाइट पैचेस पड़ा देता है। ठीक है, we know that the water kept in an earth pot matka is cooler। This is because the water evaporates from the pores of the pot which causes cooling। अब देखो एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको, जैसे कि अर्थ पॉट। आपने अर्थन पॉट तो देखा होगा जिसको हम मटका कहते हैं, ठीक है, जो मिट्टी का रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम पानी भरते हैं इसके अंदर तो इसके छोटे छोटे पोर्स रहते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, अंदर का जो पानी रहता है, हीट प्रेजेंट रहता है, वो उस पोर्स के थ्रू बाहर निकाल देता है। ठीक है, जिसको हम इवेपोरेट कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। ये प्रोसेस इवेपोरेशन की होती है, ये तो आपको पता ही है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो उसके अंदर की गर्माहट है वो बाहर आ जाएगी और अंदर का जो पानी है वो ठंडा होगा। इसी तरह से हमारी बॉडी भी प्रोसेस करती है। जब हम कोई भी चीज़ इनहेल करते हैं, या फूड हो या फिर कोई वाटर हो, तो वो हमारी बॉडी से बाहर निकालेगा किसके थ्रू, स्वेट के थ्रू। स्वेट में क्या रहता है, वाटर और सॉल्ट प्रेजेंट रहता है, जिससे हमारी बॉडी अंदर से तो ठंडी रहेगी पर लेकिन हमें बाहर क्या लगेगा, गर्म फील होगा। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। In chapter 1, you learn that plants take water and minerals nutrients from the soil through the roots and transport it to the leaves। अब देखो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था ना कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में वाटर, मिनरल्स, ये सारी न्यूट्रिशन रहता है। ये सब कहाँ से आता है, ऑब्वियसली सॉइल से आता है ना। सॉइल में हम जब वाटर डालते हैं, ऊपर से धूप गिरती है, तो ये सारे क्या रहते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो रूट के थ्रू ऊपर जाते हैं। ठीक है, और ये लीव्स में पहुंचते हैं। इस कारण जो हमारी
पेड़ रहता है या फिर कोई भी सिस्टम होता है वो इंक्रीज होता रहता है। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब एक प्रोसेस आपने फिर से पढ़ी थी, इसको याद रखना कि जो लीव्स होता है वो अपनी फूड को खुद ही प्रिपेयर करता है, पर कैसे करता है, उसमें वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिससे वो फोटोसिंथेसिस बनता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो कोई भी फूड होता है लीव्स में या फिर प्लांट्स में, ये अपने फूड को प्रिपेयर करता है। यू ऑल्सो लर्न इन चैप्टर 10 दैट फूड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए, अब चैप्टर 10 में आ जाइए। चैप्टर 10 में आपने क्या पढ़ा था, एक फूड का जो सोर्स होता है, एनर्जी होती है ना, वो अपने हर एक सेल्स में क्या करती है कि अपने एनर्जी को ब्रेक डाउन करती है, किसके थ्रू, ग्लूकोज के थ्रू। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन भी पढ़ी थी वहां पे। तो ये क्या होता है, जैसा ह्यूमन बॉडी करता है अपनी प्रोसेस को कि अपने वेस्ट मटेरियल चीजें रिलीज करता है, वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं उनका भी यही प्रोसेस होता है। द सेल यूज द एनर्जी टू कैरी आउट विचुअल एक्टिविटी ऑफ लाइफ। तो ये जो सेल्स अपनी एनर्जी को बाहर निकालते हैं, इनकी कुछ एक्टिविटीज होती है। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल फॉर एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसीलिए जो फूड बनता है किसी भी चीज में, ठीक है, सेल का होना बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। सेल के द्वारा ही हर चीज पॉसिबल होती है। अगर सेल नहीं होगा तो आपका कोई चीज ब्रेक डाउन नहीं होगी, या फिर हमारी बॉडी में ब्लड नहीं घुसेगा, कुछ भी चीज होती है, जो भी हमने फंक्शंस पढ़े थे वो सब क्या होते हैं, सेल की प्रोसेस से ही होते हैं। हैव यू एवर वंडर हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स absorbed by the root are transported to the leaves? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर कैसे वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं रूट के थ्रू? ठीक है, हाउ इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स कैरीड टू द प्लांट विच कैन नॉट मेक फूड? आखिर कैसे जो फूड प्रिपेयर करता है लीव्स के द्वारा वो अदर पार्ट्स ऑफ लीव्स में कैसे जाएगा जहाँ पे वो फूड को प्रिपेयर नहीं करेगा? तो यही सारी चीजें हम आगे वाली टॉपिक्स में पढ़ेंगे। Now come on the next topic, transport of water and minerals। अब इसमें हम वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, किस तरह से प्लांट में या लीव्स में इनका ट्रांसपोर्ट होता है। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। द रूट्स हैव रूट हेयर। अब देखो, जब हम किसी प्लांट को वाटर या मिनरल्स देते हैं तो वो कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, ऑब्वियसली उसके रूट से। ठीक है, रूट में क्या रहता है, एक रूट हेयर्स होते हैं, जैसे कि आपको नीचे डायग्राम दिए गए हैं। यहाँ देखो, आपको यहाँ पे एक ट्री दिया है, उसके हेयर्स देखो, इस तरह से पूरी रूट फैली रहती है पूरी सॉइल में, और ये आपका एक रूट हेयर होता है। ठीक है, द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर। जो रूट हेयर होते हैं वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होते रहते हैं पूरे सरफेस में, ताकि जो हम उसको वाटर या मिनरल्स दे वो अच्छे से डिसॉल्व हो सके उस रूट में। द रूट हेयर इज इन contact with the water present between the soil particles, figure 11.7। जब हम रूट हेयर में वाटर को डालते हैं तो उस वाटर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स में आपको पता है कि गैप्स होते हैं, इसलिए वो आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है और धीरे धीरे लीव्स में डाल देता है। ठीक है, Can you guess how water moves from the root to the leaves? What kind of transport system isn't present in plants? क्या आप गैस कर सकते हो इस वक्त कि किस तरह से ये जो ट्रांसपोर्टेशन चलता है लीव्स में, ये कैसे चलता है, रूट कैसे सप्लाई कर देता है वहां तक वाटर को, और किस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन चलता है, क्या प्रेजेंट होता है ऐसे प्लांट्स में? वेल, भुजो इज राइट। प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस सॉइल। अब देखो, भुजो का दिमाग चला यहाँ पे, आखिर ये ट्रांसपोर्टेशन चलता कैसे है। जरूर इसमें क्या होगा, एक पाइप लाइक वेसल्स होगा, एक पतली डंडी होगी, जैसे कि आपको लीव्स में देखा गया था। लीव्स में क्या होता है, एक पतला सा पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो उसी तरह से इनमें भी होता है, जो कि क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, जितना भी हम सॉइल में डालते हैं या फर्टिलाइजर हुआ, वो सब का सब प्लांट्स में ऊपर लीव्स में जाता रहता है। द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग द वास्कुलर टिश्यू। अब जो वेसल्स होते हैं ये बहुत स्पेशल सेल से बने जाते हैं, जिसको हम वेस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। अ टिश्यू इज अ
ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस इन एन ऑर्गेनिज्म। ये टिश्यू एक ग्रुप्स में रहते हैं, ठीक है, एक टिश्यू नहीं रहता, ये एक टिश्यू से बहुत सारे टिश्यू रहते हैं जिसका एक स्पेशल फंक्शन होता है। द वस्कुलर टिश्यूज for the transport of water and nutrients in the plant is called xylem। जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं ये क्या काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट तक, जिसको हम जाइलम कहते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना, ये भी पेपर में पूछा जाता है कि जाइलम होता क्या है। द जाइलम फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल that contact roots to the leaves through the stem and branches and thus transport water to the entire part। ज़ाइलम का क्या काम है इसमें, ज़ाइलम एक नेटवर्क का काम करता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक हमें चीज़ों को पहुंचाना है, ठीक है। इसी तरह से ये रूट से पूरे लीफ तक कनेक्ट होता है, मतलब स्टेम से ब्रांच तक कनेक्ट होता है। और जो हम रूट्स में या फिर सॉइल में कोई भी चीज़ डालते हैं, वाटर या न्यूट्रिएंट्स या फिर कोई भी फर्टिलाइजर डालते हैं, तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, ठीक है, ऊपर लीफ तक। यू नो डैट लीव्स सिंथेसिस फूड, आपको तो पता है लीव्स क्या है, सिंथेसिस फूड बनाता है। द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, और यही फूड पूरे प्लांट्स और पार्ट्स में जाता रहता है। दिस इज डन बाय द वस्कुलर टिश्यूज कॉल्ड द फेलोम। जो फूड को पूरा ट्रांसपोर्ट करता है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में, अलग अलग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करता है, उसको हम, उस टिश्यू को हम फाइलम कहते हैं। Thus xylem and phloem transport substance in plants। जो xylem और phloem होते हैं ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं प्लांट्स के, ठीक है। xylem तो एक स्टेम हो गई जहाँ से हम पूरा डायरेक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक हम ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, ठीक है, एक पॉइंट को। जो phloem होता है ये क्या करता है, पूरे डायरेक्शन में न्यूट्रिएंट्स या वाटर को पहुंचा देता है। अब आते हैं एक्टिविटी 11.3 में। वी विल रिक्वायर्ड a glass tumbler water red ink, a tender herb, therefore balsam and a blade फॉर दिस एक्टिविटी। अब हम एक्टिविटी करेंगे, इस एक्टिविटी में हमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि ग्लास ट्यूम्बलर, वाटर, रेड इंक, टेंडर हर्ब की और कुछ ब्लेड की, ठीक है। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ट्यूम्बलर, हमने कुछ वाटर फिल कर देना है, जैसे 1/3 पार्ट हमने ऐड कर देना है ट्यूम्बलर में। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक टू दी वाटर, और कुछ ड्रॉप्स हमने रेड इंक की डाल देनी है वाटर में। कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब एंड प्लेस इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 11.8 है। उसके बाद हमने उसका जो बेस है, स्टेम का जो बेस है, उसको हमने कट कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमने एक ग्लास में डाल देना है, जैसे कि आपको फिगर 11.8 ए में दिया गया है। उसके बाद हम उसको नेक्स्ट डे में ऑब्जर्व करेंगे क्या इसमें चेंजेस आए। देखो जैसे आपको फिगर 11.a दिया गया है, इस तरह से आपने स्टेम कर देना है, ग्लास में रेड वॉट इंक डाल देनी है, ठीक है, ये कर देना। डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर रेड, इफ यस हाउ डू यू थिंक द कलर रीच्ड देयर। आपको क्या उस हर्ब में जो आपने स्टेम काटी थी उसमें कुछ आपको रेड अपीयर दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो अब सोचिए कि ये कलर वहां तक कैसे पहुंचा। You can cut the stem across the look for the red color inside the stem, फिगर 11.8b and 11.8c। अब क्या करोगे आप, थोड़ा एक्सपेरिमेंट तो करना बनता है, आपने स्टेम को थोड़ा टेढ़े में काट देना है, ठीक है, कट कर देना है क्रॉस में। उसके बाद आप देख सकते हो थोड़ा रेड रेड्स आपको स्टेम के अंदर दिख जाएगा कि किस तरह से ये रेड इंक नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंची है, ठीक है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी द वाटर मूव्स अप द स्टेम। इस एक्टिविटी से आपको पता चल जाएगा और देख भी लोगे कि किस तरह से कोई भी वाटर मूव होती है स्टेम तक, ठीक है। इन अदर वर्ड्स स्टेम कंडक्ट्स वाटर, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि स्टेम क्या कंडक्ट करता है, वाटर को कंडक्ट करता है। जस्ट लाइक द रेड इंक, मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन वाटर आल्सो मूव अप द स्टेम अलोंग विद वाटर। जिस तरह से हमने रेड इंक डाली थी, ठीक है, उसी तरह से हम मिनरल्स को ऐड करते हैं वाटर में, फिर वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। जब वो डिसॉल्व हो जाता है तो वो एक लिक्विड फॉर्म में बनता है, जिससे वो पूरे रूट हेयर से नीचे से लेकर ऊपर तक लीव्स तक पहुंचा देता है वाटर के साथ। ओके, वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स थ्रू नैरो ट्यूब्स, जाइलम इनसाइड द स्टेम। जब वाटर और मिनरल जाते रहते ही लीव्स में, ठीक है, अलग अलग लीव्स में चले गए अलग अलग पार्ट में, तो क्या होता है उसमें एक नैरो ट्यूब रहती है जिसको हम जाइलम कहते हैं। उस स्टेम के अंदर एक नैरो ट्यूब रहती है, ओके, जैसे कि आपको 11.7 बी में दिया गया है। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है, इस तरह से ये रहता है। नाउ कम ऑन द लास्ट टॉपिक,
Transpiration. In class 6, you learn that plants release a lot of water by process of ट्रांसपिरेशन। आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो प्लांट होता है वो बहुत सारा वाटर को भी रिलीज करता रहता है। किसके कारण? ट्रांसपिरेशन के कारण। Plant absorb minerals, nutrients and water from the soil. Not all the water absorbed is utilized by the plant. प्लांट एब्जॉर्ब करता है आपकी मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को सॉइल से, ठीक है, पर लेकिन हर कोई चीज आपकी वाटर से एब्जॉर्ब नहीं करती है। द वाटर इवोपरेट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब देखिए आपने पढ़ा था जो प्लांट होता है वो धीरे धीरे रिलीज कर देता है वाटर को। आखिर ये वाटर कैसे रिलीज होता है? अब देखो जो वाटर इवोपरेट होता रहता है स्टोमेटा के कारण, जब हम लीव्स में डालते हैं वाटर जब पहुंचता है ऊपर तो क्या होता है? इवोपरेट होता रहता है। इवोपरेट मतलब पानी को उठा देता है। इवोपरेशन प्रोसेस चलती है किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं, लीव्स होती है, उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू ये प्रोसेस चलती है, ठीक है, सरफेस में रहता है लीव के ऊपर, और इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कहते हैं। The evaporation of water from leaves generates a suction pull, the same that you produce when you suck water through the straw, which can pull water to great heights in the tall tree. Transpiration also cool the plants. आपने देखा कि प्लांट्स में भी एक इवेपोरेशन का मेथड यूज होता है, ठीक है, जिसको वो सक करता रहता है नीचे की चीजें ऊपर। जैसे कि हम कभी जूस पीते हैं तो हम क्या करते हैं कि स्ट्रॉ डालते हैं और उसको ऊपर की तरफ सक करते हैं, तो क्या होता है जो नीचे का वाटर रहता है, ये जूस होता है, वो हमारी माउथ तक आता है। इसी तरह से ये प्रोसेस होती रहती है, प्लांट भी सक करता रहता है, ठीक है। फिर ट्रांसपिरेशन, इसी तरह से जो ट्रांसपिरेशन होती है चीजें कूल होने लग जाती है हर प्लांट में। तो यहाँ का आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है नीचे कीवर्ड्स दे रखे हैं, इसको मैं आपको शॉर्ट्स में दे दूंगी, ये सारा वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। अगर इसमें से कोई आपको क्वायरी है या कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और इसका रिवाइज कर लेना। जो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रखे हैं ये जरूर आते हैं पेपरों में, ठीक है। बाकी के हम नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।